नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है हिंदी भाषा से संबंधित है और हिंदी भाषा में हम यह अध्ययन बिंदु लेके आएंगे जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और उस कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे मैं उनके नाम लूँ, पीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक हो गया या स्कूल व्याख्याता हो गया, या फिर हम ये कहें कि उसके साथ साथ ये कहें कि नेट का एग्ज़ाम हो गया, सेट का हो गया, जेआरएफ का हो गया, इसके साथ महाविद्यालय स्तर पर जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें भी यह अध्ययन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मित्रों, हम आज यह अध्ययन बिंदु लेके आएंगे। अपना अध्ययन बिंदु यह है कि हमारी जो भाषा है वो हिंदी भाषा के रूप में है और इस हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है। किसका मित्रों? ये मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला है। इसी राजभाषा को लेकर के आज हम अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे और वो अपना चर्चा का विषय रहेगा, वो संविधान की दृष्टि से ही रहेगा। देखिए मित्रों, ये टॉपिक अपना बहुत महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से संबंधित हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। या हिंदी विषय से संबंधित जो भी विषय हो या हिंदी से संबंधित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उस प्रतियोगिता परीक्षा में इस संविधान से संबंधित या संविधान में हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, हम इस बिंदु को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसी में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा राजभाषा तक पहुंची है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आज़ादी से पहले हम बात करेंगे अपनी आज़ादी से पूर्व, या हम ये कहें स्वतंत्रता से पूर्व, या हम ये कहें स्वतंत्रता से पूर्व से पहले। मित्रों, ये राजभाषा के रूप में हिंदी किस प्रकार से विकास की तरफ बढ़ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों देखिए, सबसे पहले हमारे कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न भी बन जाता है कि स्वतंत्रता से पहले राजभाषा या हिंदी को एक संपूर्ण देश की भाषा बनाने के लिए किन किन विद्वानों ने एक मत होकर के अपने विचार दिए। तो मित्रों, ये जो मत है या इस समय से पूर्व कौन कौन से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए एक मत होकर के अपनी राय प्रकट करते हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। तो मित्रों, उनमें हमारे सामने नाम आते हैं। एक आते हैं हमारे देश के जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं या समाज सुधारक हैं, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जी ने इस प्रश्न को लेकर के अपना विचार पेश किया और कहा कि संपूर्ण देश की एकमात्र भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, और उसमें समर्थन करने वाले या अपने मत देने वाले सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी आते हैं। इसके बाद में हम बात करें स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी को एक भाषा बनाने के लिए, हिंदी को संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए हमारे सामने दूसरे विद्वान आते हैं। उनका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। दूसरे हमारे सामने आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और फिर इसी के साथ समर्थन करते हैं महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। और इसी के साथ साथ हम बात करें इन्हीं के समर्थन करने वाले जिनका नाम है सत्यनारायण जी, सत्यनारायण।
तो मित्रों हम यह कह सकते हैं कि इसी के साथ हम बात करें का कालेलकर। तो कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न बन जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व किन्होंने हिंदी भाषा को संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बनाने का विचार पेश किया। तो हम इनका नाम ले सकते हैं जो हमारे सामने इस प्रकार से हैं। तो मित्रों ये तो है स्वतंत्रता से पूर्व जो हिंदी को एक संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए अपने विचार प्रकट करते हैं, या हम ये कहें कि अखिल भारतीय या अखिल भारत की एक भाषा होनी चाहिए। भारत की एक भाषा के मत में अपने विचार, भाषा की एक भाषा के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं, वो ये विद्वान है। तो मित्रों ये तो है, लेकिन हम बात करें अब ये कि इस समय ऐसा कौन सा प्रांत था जहां हिंदी भाषी प्रांत नहीं है। वो हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि उस प्रांत के बारे में कह सकते हैं कि सर्वप्रथम अहिंदी भाषी प्रांत जो बना है, या हम कहें अहिंदी भाषी जो प्रांत है, वो अहिंदी भाषी प्रांत जो बंगाल के रूप में है। और बंगाल ने ये कहा, या बंगाल में एक विद्वान होते हैं जिसका नाम होता है केशव चंद्र सेन होते हैं। और केशव चंद्र सेन का एक अखबार जारी होता है जिसका नाम होता है सुलभ समाचार। और सुलभ समाचार पत्र में इन्होंने हिंदी को संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए इन्होंने अपना विचार प्रकट किया। वो समाचार पत्र कौन सा है मित्रों? सुलभ समाचार। और किसके द्वारा जारी किया गया था? ये केशव चंद्र सेन के द्वारा ये जारी किया गया था। और इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं कि इस समाचार पत्र का जो संपादन हुआ था वो 1874 ईस्वी में ये पत्र जारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1874 ईस्वी में बंगाल जो ऐसा प्रांत था जो हिंदी भाषा का यहाँ प्रचलन नहीं था, और फिर भी इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए जिसका नाम हिंदी के रूप में आना चाहिए। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने ये प्रक्रिया या ये जो मत है या विद्वानों के जो मत है, ये हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र में केवल एक भाषा का व्यवहार होना चाहिए। और वो भाषा कौन सी है जिसका साहित्य सबसे समृद्ध साहित्य है, या हम ये कहें कि वो कौन सी भाषा हो सकती है जो सबसे अधिक जनसंख्या उसका व्यवहार में उसका प्रयोग करती है। तो इस प्रकार की जो बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इन सभी भारतवासियों के मन में एक ही सवाल उठा कि क्यों न हम हिंदी को ही एक संपूर्ण राष्ट्र भाषा के रूप में हम उसे स्वीकार कर लें, जो हमारे संविधान में इस रूप में प्रकट हो गई। तो मित्रों इसके इतिहास को हम पढ़ें, तो इतिहास को पढ़ने से पहले हम एक बार इसकी संवैधानिक चर्चा के बारे में बात जरूर करना चाहेंगे। और इसके साथ हम यह भी कहेंगे कि देखिए मित्रों, ये जो समय था या 1874 ईस्वी के आसपास जो समय चलता रहा, उस समय एक घटना होती है कि दक्षिण भारत में हिंदी का इतना व्यवहार नहीं होता, इतना प्रयोग नहीं होता। तो दक्षिण भारत में हिंदी का प्रयोग करने के लिए, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे सामने एक बहुत बड़े नेता या राजनीतिज्ञ आते हैं या समाजसेवी आते हैं, जिनका नाम होता है राजगोपालाचार्य, जिन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्कूलें खुलवाई और स्कूलों में हिंदी भाषा का प्रचलन इन्होंने शुरू करवाया। तो कहने का मतलब अपना यही है कि हिंदी भाषा को दक्षिण में प्रचार प्रसार किसने किया, या हिंदी भाषा का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख योगदान किसका रहा, तो हम कह सकते हैं कि उनमें नाम आता है राजगोपालाचार्य। तो मित्रों इस प्रकार से दक्षिण भारत में भी एक प्रकार से हिंदी का व्यवहार होने लग गया, या स्कूलों में हिंदी को पढ़ाने लग गए, या बहुत सारी स्कूलें हैं जो हिंदी माध्यम से खुलने लग गई। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, पूर्व भारत और पश्चिम भारत में एक प्रकार से हिंदी का ही व्यवहार होने लग गया। तो इस बात को लेकर के हमारा देश आज़ाद हो जाता है। देश आज़ाद होने के बाद में संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा में एक भाषा
को लेकर के विचार विमर्श होता है, तो विचार विमर्श, इस एक भाषा के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उठते हैं और बहुत सारी बहस हमारे सामने बाहर निकल के आती है, जिनमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्वान ऐसे भी थे जो हिंदी भाषा के पक्षधर नहीं थे। बहुत सारे विद्वान ऐसे थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हिंदी भाषा को एक राष्ट्र की भाषा नहीं स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा का जो जो उद्भव है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। तो क्यों न हम संस्कृत भाषा को अपने संपूर्ण राष्ट्र की भाषा स्वीकार कर ले। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हम संस्कृत का व्यवहार के रूप में उसका प्रयोग नहीं करते थे, और न करने की वजह से हिंदी एक सरलतम भाषा, हिंदी एक जन समुदाय की भाषा, हिंदी उनके व्यवहार की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण संस्कृत भाषा को वहीं नकार दिया जाता है। तो मित्रों, मैं उनकी चर्चा और करूँगा कि इनके अतिरिक्त हमारे सामने बहुत सारे विद्वान होते हैं जो हिंदी भाषा के पक्षधर हैं, या संविधान सभा में यह डिमांड करते हैं, यह मांग स्वीकार करते हैं कि हम हिंदी में ही अपनी संविधान में, हिंदी भाषा को ही संविधान में अंगीकृत करेंगे। लेकिन कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत का समर्थन किया, और वो संस्कृत का समर्थन करने वाले हमारे सामने जो विद्वान आते हैं वो इस प्रकार से हैं। मित्रों, मैं उनकी चर्चा और करूँगा। उनकी चर्चा हमारे सामने इस प्रकार से आती है। एक तो हमारे सामने होते हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने हमारे भाषाओं का वर्गीकरण भी किया था। वो ही डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी यह कहते हैं कि हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम संस्कृत के पक्षधर हैं। उनके नाम हम इस प्रकार से ले सकते हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। एक तो ये हैं जो संस्कृत भाषा के पक्षधर हैं। किसके हैं? ये संस्कृत भाषा के पक्षधर हैं, भाषा के पक्षधर हैं। और ये कब के हैं मित्रों? जब संविधान सभा में बात उठ रही थी। कब बात उठ रही थी? संविधान सभा में एक भाषा को लेकर के बात उठ रही थी कि हम कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में स्वीकार करें। और एक तो ये था, चटर्जी जी थे। एक थे डॉक्टर सीवी रमन, जो हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और उस वैज्ञानिक ने या उन महान वैज्ञानिक ने भी इसका समर्थन किया था, वी रमन। एक हमारे सामने है वाई एन सुकियंकर, आते हैं हरेंद्र नाथ चौधरी। एक होते हैं डॉक्टर काटजू। एक होते हैं ज्ञानचंद रखोल। तो मित्रों, इस प्रकार से ये विद्वान संस्कृत भाषा के पक्षधर हैं। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 या 7, 1 2 3 4 5 6 विद्वान जो संस्कृत भाषा के पक्षधर हैं। और बाकी हमारे सामने बहुत सारे विद्वान होते हैं जो संविधान सभा में यह मांग करते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र की एक भाषा संविधान में केवल हिंदी ही होनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से संविधान सभा में एक बहुत बड़ी बहस चलती है, और बहस चलने के साथ एक भाषा का फार्मूला बनाया जाता है, और वो भाषा का जो फार्मूला बनता है वो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और उस भाषा फार्मूले के आधार पर हमारी हिंदी भाषा का रूप निर्धारण किया जाता है, और फिर उसी भाषा को लेकर के हम संविधान में अंगीकृत कर लेते हैं। तो मित्रों, हम उस भाषा फार्मूले के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमारे संविधान में हिंदी भाषा को लेकर के बहुत सारी समितियां बनती हैं, बहुत सारी बहस चलती है। उस बहस को लेकर के एक भाषा फार्मूला बनता है। वो क्या बनता है? भाषा फार्मूला बनता है। और उस भाषा फार्मूले के प्रेरक करता है, जिसका नाम है भाषा फार्मूले के जो प्रेरक हैं या प्रेरणा या करता है, भाषा फार्मूला के जो करता है, उनके नाम आते हैं मित्रों, वो है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर।
तो मित्रों, हमारे सामने कई बार कंपटीशन एग्जाम ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में जो भाषा फार्मूला बनता है और उस भाषा फार्मूला का जो प्रेरक है या उसके कर्ता है या उसके प्रणेता है वो कौन है? वो है गोपाल स्वामी अयंगर, जो हमारे सामने या उस समय भारतीय संविधान में जब 12 सितंबर को बहस चल रही थी, कब? 12 सितंबर 1949 को जब बहस चल रही थी, इस बहस के पक्ष में या इस बहस के दौरान भाषा फार्मूलों का एक आयोजन किया जाता है जो इस प्रकार से हैं। तो मित्रों, हम धीरे धीरे मतलब 12 सितंबर को ये भाषा फार्मूला बनता है और 12 सितंबर के बाद में 14 सितंबर 1949 को सर्वमत से एक भाषा को स्वीकार कर लिया जाता है और वह है भाषा हमारे सामने बाहर निकल के आती है, वो है हिंदी भाषा। तो हम यहीं से हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में इस भाषा फार्मूले के आधार पर हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ये 12 सितंबर, इसका मतलब है ये भाषा फार्मूले के ऊपर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद में 14 सितंबर को सर्वमत से 14 सितंबर 1949 को सर्वमत से या सर्वमत से हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया जाता है और हिंदी भाषा को स्वीकार करने के साथ ही हम संविधान में इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है, या हम कहें कि इस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा भाषा फार्मूले के आधार पर 14 सितंबर 1949 को दे दिया जाता है। तो मित्रों, हम यहीं से हम संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति को पढ़ते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से समितियां बनती हैं और उस समितियों के आधार पर हम किस प्रकार से हिंदी भाषा को स्वीकार करते हैं और यह हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में इस प्रकार से हमारे सामने आती है। तो मित्रों, हम चर्चा करते हैं कि संविधान में हिंदी को लेकर के हमारा विषय है संविधान में राजभाषा किस प्रकार से हिंदी बनी हुई है, उसके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमारा मुख्य विषय यही था कि संविधान में हमारी जो भाषा है जो राजभाषा के रूप में है, उस राजभाषा को हम किस प्रकार से कौन कौन से अनुच्छेदों के माध्यम से इसे स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, संविधान में हिंदी की स्थिति क्या क्या है वो देखिएगा। हम एक बार संविधान के जो अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं, ये कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कौन से भाग में इनका नामोल्लेख है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम बात करें सबसे पहले इनके अनुच्छेदों की कि हिंदी भाषा से संबंधित भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन कौन से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद ये हैं। एक तो मित्रों अनुच्छेद है 120 अनुच्छेद है, 120 अनुच्छेद। ये 120 अनुच्छेद क्या कहता है, हम इसके बारे में यह कह सकते हैं कि 120 अनुच्छेद संसद में जो भी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वह संसद में जो भाषा होगी, भाषा का प्रयोग हिंदी में ही होगा। किस में होगा? हिंदी में होगा। लेकिन मित्रों, इसमें भी एक प्रकार की दुविधा हमारे सामने बन जाती है और वो दुविधा हमारे सामने ये है कि इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि अगर कोई प्रतिनिधि संसद में या संसद का कोई भी सदस्य या संसद का कोई भी प्रतिनिधि किसी कारण से हिंदी भाषा का उच्चारण नहीं कर सकता है तो वो हिंदी के बजाय अंग्रेजी में भी अपने भाषण या अपनी अभिव्यक्ति को पेश कर सकता है। इसमें साफ साफ शब्दों में यह लिखा हुआ है कि संसद में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकेगा, लेकिन कोई सदस्य अगर हिंदी का उच्चारण नहीं कर सकता है तो सभापति या अध्यक्ष की अनुमति से वो अपनी मातृभाषा में भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो मित्रों, यह उल्लेख इस अनुच्छेद के माध्यम से कर दिया गया है। तो यही अनुच्छेद हमारे देश में
यही अनुच्छेद यह लागू कर देता है कि संसद में बहुभाषाएं बन जाती हैं। संसद में बहुभाषा का रूप बन जाता है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश के रूप में हो या फिर प्रांतीय क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज है उस क्षेत्र में हो। तो इस आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर हिंदी में बहुभाषा या संसद में बहुभाषा बन जाती है और इसी बहुभाषा के कारण संसद में दुभाषियों की व्यवस्था कर दी गई है। संसद में दुभाषियों का मतलब मित्रों ये है कि अनुवादक जितने भी होते हैं, अनुवादक जो भी होंगे, अनुवादक का मतलब ये होगा अगर कोई व्यक्ति हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है या संसद का कोई भी सदस्य हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, तो हो सकता है कि कई हिंदी नहीं जानते होंगे तो उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में भी हो सकता है। एक तो हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषा कौन सी आ गई? अंग्रेजी आ गई। अब मान लो कोई भी संसद सदस्य न तो हिंदी का उच्चारण कर सकता है न इंग्लिश का उच्चारण कर सकता है, वो अपनी प्रांतीय भाषा में उच्चारण कर सकता है। किसमें? प्रांतीय भाषा में अगर वो उच्चारण कर सकता है तो ये समझ लीजिए कि उस प्रांतीय भाषा का रूपांतरण ये लोग करेंगे। कौन करेंगे? ये लोग करेंगे। उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद ये कहता है कि संसद में दुभाषियों की व्यवस्था की जाए। एक तो हमारे सामने अनुच्छेद भाषा से संबंधित ये है। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद के बारे में जिसका नाम लें 210 अनुच्छेद। और ये 210 अनुच्छेद क्या कहता है मित्रों? यह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण बन जाता है। 210 अनुच्छेद यह कहता है कि अगर कोई विधानमंडल हो या कोई राज्य परिषद हो या कोई विधान परिषद हो, उसमें अपनी भाषा में ही अभिव्यक्ति कर सकता है। तो कहने का मतलब 120 का जो अनुच्छेद है वो 210 के अनुच्छेद के आधार पर भी टिका हुआ है। तो ये तो है मित्रों, ये है अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। अब हम बात करते हैं कि 120वां जो अनुच्छेद है वो कौन से संविधान के भाग में जुड़ा हुआ है, वो भाग का नाम लें तो मित्रों ये 120वां जो अनुच्छेद है ये संविधान के भाग 5 में है। कौन से में है? भाग 5वें में है। और ये जो 210 अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद जो भाषा से संबंधित है या हमारी हिंदी भाषा से संबंधित है, इसका अनुच्छेद 210 का अनुच्छेद भाग 6 में अंकित है। तो हम कह सकते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न हमारे सामने इसी प्रकार से बनते हैं कि 120 व अनुच्छेद जो हिंदी भाषा से संबंधित है वो कौन से भाग में उल्लेखित है। भाग हमारे सामने आ गया 5। 210 अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है, जिसका नाम आ गया भाग 6 में। तो मित्रों एक प्रकार से 2 अनुच्छेद तो हमारे सामने ये हो गए जो भारतीय संविधान में कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है, उसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो मित्रों हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान की अनुसूचियां हैं। क्या है? अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां। और इन अनुसूचियों में मित्रों एक अनुसूची आती है जिसका नाम है 8वीं अनुसूची है। क्या है? 8वीं अनुसूची है, अनुसूची। और इस 8वीं अनुसूची का भाग आता है, संविधान का जो भाग होते हैं वो भाग आता है 17वां। और इसी 17वें भाग में अनुच्छेद दिए गए हैं और वे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद भाग 17 में उल्लेखित है। अनुसूची 8वीं में है जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। तो हम इसी के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो मित्रों ये हमारे कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा भाग हमारी हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है और वो पूरा का पूरा भाग कौन सा है मित्रों? वो 17वां भाग है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 क्या कहता है मित्रों? यही बात महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343 यह कहता है
कि हमारे देश की एकमात्र भाषा होगी। भाषा कौन सी होगी? संपूर्ण देश की एक भाषा होगी जिसका नाम होगा हिंदी, और हिंदी ही हमारी क्या होगी? राजभाषा होगी। क्या होगी मित्रों? वो राजभाषा होगी। और इस भाषा का जो लिखित रूप है या लिपि का जो रूप है, वो लिपि, इस हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। कौन सी होगी मित्रों? वो देवनागरी लिपि होगी। और इसी लिपि के साथ हम जो अंकों का प्रयोग करेंगे, किसका? अंकों का या संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे, तो मित्रों वो संख्या हमारी हिंदी या देवनागरी लिपि की संख्या नहीं होंगी, वो संख्या हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप होगा। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप होगा। किसका? अंकों का। हम ये कह दें, जो अंकों का जो रूप होगा वो देवनागरी लिपि हिंदी का न होकर के अंतर्राष्ट्रीय मानक अंकों का रूप होगा, जो इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 5, इस प्रकार से होगा। न कि ये इस प्रकार से नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारे संविधान में यह लिखा गया, 343 अनुच्छेद के तहत यह बताया गया कि हमारी भाषा राजभाषा हिंदी होगी, जिसका लिखित रूप देवनागरी लिपि के रूप में होगा और उसके अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप के आधार पर ही होगा। अब देखिए मित्रों, अभी इसी अनुच्छेद में एक नियम और जोड़ दिया गया। इसी अनुच्छेद की धारा होती है, वो धारा होती है धारा 22, जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। और वो राष्ट्रपति को अधिकार यह दिया गया कि आप 15 वर्ष तक हिंदी को, या आप 15 वर्ष तक अगर हिंदी का विकास संपूर्ण देश में नहीं हो सकता है, तो हिंदी के साथ हम अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह बात अनुच्छेद 343 में ही लिखी गई है। किसमें? अनुच्छेद 343 में इस बात का उल्लेख है। लेकिन हमारे सामने यह बात और रख दी गई कि अगर 15 वर्ष के पश्चात आपको हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में लागू करना ही पड़ेगा। अगर ये लागू नहीं होती है तो आप 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हिंदी के साथ कर सकते हैं। यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो इसमें जो समितियां गठित की जाएंगी या इसमें जो सुधार का आदेश दिया जाएगा, वो आदेश हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके आदेश पर ही दिया जा सकता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति ही इसमें आदेश जारी कर सकता है कि किस प्रकार या कब तक हम हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते रहेंगे। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत 3 आदेश जारी करते हैं। कितने? ये 3 आदेश जारी करते हैं। तो पहला आदेश जारी होता है, वो होता है मित्रों, वो आदेश मई 1952 को पहला आदेश हमारे देश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं वो जारी करते हैं। और इसमें यह कहा गया, इसमें मित्रों यह कहा गया कि अंग्रेजी के साथ, यह कहा गया कि अंग्रेजी भाषा के साथ हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति ही अपने आदेश से करवा सकता है। साफ शब्दों में यही लिखा हुआ है इसी आदेश में। तो इसी आदेश की पालना करते हुए राष्ट्रपति महोदय अपने आदेश को जारी करते हैं। और जारी करने के बाद दूसरा आदेश, इस आदेश के ऊपर गौर किया जाता है। इस आदेश का बहुत विरोध होता है और विरोध करने वाले हमारे देश के एक राज्य होता है जिसका नाम है तमिलनाडु होता है। तो तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। तो इसके विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति ने इस मांग को स्वीकार करते हुए ये कहा, और यह कहा कि दूसरे आदेश को जारी करते हुए यह कहा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। किसका? हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। और यह आदेश हमारे देश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं उन्होंने यह आदेश जारी किया, और जारी करने की जो तिथि थी वो है 3 दिसंबर 1956 ईस्वी को हमारे देश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने अपना दूसरा आदेश जारी किया, जो समय तिथि थी 3 दिसंबर 1956।
तो मित्रों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि अनुच्छेद 343 के आधार पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने भाषा को लेकर के अपना दूसरा आदेश कब जारी किया। तो मित्रों, यही प्रश्न हमारे एग्जाम में आया हुआ है। एक बार मैं बता दूं, सन 2012 में कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में यह प्रश्न हमसे पूछा गया था। तो मित्रों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कहीं से भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला आदेश हो गया मित्रों 27 मई 1952 को, और दूसरा आदेश राष्ट्रपति का भाषा से संबंधित आदेश हो गया 3 दिसंबर 1956 को। अब मित्रों, इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय तीसरा आदेश जारी करते हैं, और तीसरा आदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो आदेश जारी होता है वो है 27 अप्रैल। तीसरा जो आदेश है वो है 27 अप्रैल 1960 ईस्वी को राष्ट्रपति महोदय तीसरा आदेश जारी करते हैं, जो हमारे संविधान में हिंदी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या है? ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों बनता है? क्योंकि मित्रों, इसमें कहा गया कि हिंदी को मानक रूप निर्धारित करने के लिए या हिंदी का एक मानक रूप बनाने के लिए उसमें बहुत सारे शब्दों का समावेश किया जाना चाहिए। बहुत सारे शब्द जैसे वैज्ञानिक शब्दावली का भी उसमें समावेश होना चाहिए। अर्थशास्त्र से जुड़ने वाले जो मुख्य जो शब्द होते हैं उनको भी हिंदी भाषा में समावेश या सम्मिलित किया जाना चाहिए। या राजनीति से संबंधित जो भी शब्द हैं या बैंकिंग से संबंधित जितने भी शब्द हैं उन मुख्य शब्दों को भी हिंदी में शामिल किया जाना चाहिए। और शामिल करने के पश्चात एक निर्धारित मानक शब्दकोश का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये बात अनुच्छेद 343 का अनुच्छेद राष्ट्रपति का आदेश तीसरा आदेश यह कहता है कि हिंदी का एक मानक रूप निर्धारित होना चाहिए, और रूप निर्धारित के साथ साथ या मानक रूप बनने के साथ साथ एक हिंदी का मुख्य शब्दकोश भी हमारे सामने होना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 343 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि राष्ट्रपति का आदेश, पहला आदेश कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा आदेश महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने बन जाते हैं। अब बात करते हैं मित्रों अनुच्छेद दूसरा। अगला अनुच्छेद मित्रों 343 के बाद में अपना अगला अनुच्छेद आता है, वो है 344 अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344। ये 344 अनुच्छेद क्या कहता है मित्रों, वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 343 अनुच्छेद यह कहता है मित्रों कि इसको मैं पढ़ने से या इसको बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू होता है तो संविधान लागू हुआ तब हमारे सामने मित्रों मूल भाषाएं अंगीकृत की गई थी। हिंदी तो थी ही, लेकिन यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाएं भी उसमें शामिल होंगी। तो मूल संविधान में जो अंगीकृत भाषाएं थी वो मित्रों 14 भाषाएं थी। कितनी थी? वो 14 भाषाएं होती है। और वे 14 भाषाएं कौन कौन सी मित्रों मैं उल्लेख करूंगा। ये 14 भाषाएं हमारे सामने इस प्रकार से हैं। एक तो है मित्रों असमिया। कौन सी है? एक है असमिया, दूसरी है मित्रों उड़िया, तीसरी है उर्दू, चौथी है उर्दू कन्नड़, पांचवी है कश्मीरी, सातवीं है मलयालम, आठवीं है मित्रों वो है संस्कृत, नौवीं है वो हिंदी, फिर अगली है पंजाबी, अगली है बंगाली, अगली है गुजराती, अगली है तमिल,
और लास्ट है 14 नंबर पे है, वो है तेलुगु। तेलुगु। तो इस प्रकार से मूल संविधान में हमारे सामने क्षेत्रीय भाषाएं दी गई, और वो क्षेत्रीय भाषाएं इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी है? असमिया है, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, फिर संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, तमिल और तेलुगु। ये तेलुगु जो भाषाएं हैं ये 14 भाषाएं थी। अब अनुच्छेद 344 यह कहता है मित्रों, यह कहता है कि संविधान लागू होने के, मुख्य बात निकलती है, देखना, संविधान लागू होने के, मैं लिख रहा हूं कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात, कितने? 5 वर्ष बाद में, और फिर 10 वर्ष बाद में एक आयोग की स्थापना की जाए। किसकी? एक आयोग का गठन किया जाए। और यह आयोग इस प्रकार से रहेगा मित्रों कि हमारे देश में ये जो 14 प्रकार की विभिन्न भाषाएं बोली जा रही हैं, जो भारतीय संविधान में इनको स्वीकार कर लिया गया है, तो इनसे संबंधित एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और इनसे संबंधित जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी भाषाविद होंगे, उन भाषाविदों को संसद में बुलाया जाएगा, या इन्हीं से संबंधित कोई सांसद या कोई संसद का प्रतिनिधित्व इनका प्रतिनिधित्व करेगा और संसद में अपनी एक सभा का आयोजन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन भाषाओं के जो भी प्रतिनिधि हैं, या संसद के जो भी सदस्य हैं, या संसद के जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों में कौन कौन से शामिल होंगे? लोकसभा से मित्रों वो 20 सदस्य चुन करके आएंगे, और राज्यसभा से मिल करके, या राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होंगे या राज्यसभा के जो सांसद होंगे वो 10 होंगे। कहने का मतलब 20 तो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से मिलकर के 30 सदस्यों की एक समिति बनेगी, और उस समिति का एक अध्यक्ष बनेगा। कौन होगा? इस का एक अध्यक्ष रहेगा, और इस अध्यक्ष की अधीनता में ये 30 सदस्य शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ इनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी हमारे देश के सांसद हैं या संसद के सदस्य हैं, वो इस समिति में आएंगे। और आने के बाद में एक आयोग बनेगा, और वो आयोग एक ही काम करेगा कि भाषा में किस प्रकार से एक सुधार किया जाए। और यही सबसे बड़ा इनका भाषा को एकजुट करने का सबसे बड़ा अनुच्छेद यही था। तो हम यह कह सकते हैं कि इस आयोग को लेकर के, या इस अनुच्छेद को लेकर के एक आयोग का गठन किया जाता है, और वो पहला आयोग का गठन होता है वो जी.बी. खैर की अध्यक्षता में होता है। जी.बी. खैर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है, और वो आयोग बनता है, जी.बी. खैर की अध्यक्षता में एक आयोग बनता है जिसका गठन 7 जून 1955 को यह गठित होता है। अब मित्रों क्या हुआ, समय समय पर बहुत राज्यों ने अपनी अपनी मांग उठाई, और मांग के आधार पर संविधान में संशोधन होते रहे, और भाषा से संबंधित और भी संशोधन हुए। और वे संशोधन मित्रों किस प्रकार से आए हैं, तो वो देखिएगा। हम यह कह रहे हैं कि 344 जो अनुच्छेद है, 344 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में जो मूल भाषाएं हैं या मूल क्षेत्रीय भाषाएं थी, वो मूल क्षेत्रीय भाषाएं मित्रों वो 14 थी। लेकिन आज के दृष्टिकोण से देखें, आज के समय इस हमारे संविधान में इस 14 से हट करके 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख होता है। तो 22 क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी मित्रों? ये 14 भाषाएं तो वो हैं जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं। अब 14 से लेकर के 22 तक पहुंचने में हमारे सामने 14 के अलावा हम 15वीं भाषा के बारे में बात करें, या 15वीं बोली के बारे में बात करें। ये 15वीं बोली हमारे सामने आती है, वो ये है। 15वीं बोली के बारे में मित्रों हम ये कहें कि सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सिंधी भाषा जो
हमारे संविधान में ये 15वीं भाषा के रूप में बन जाती है, जो हमारे संविधान का 21वां संशोधन होता है, या हम ये कहें कि संविधान के 21वें संशोधन के आधार पर हमारे संविधान में 15वीं भाषा को स्वीकार कर लिया गया। और वो 15वीं भाषा हमारे सामने थी, ये सिंधी भाषा थी। और यह संविधान में संशोधन या 21वां जो संशोधन होता है वो मित्रों 1967 ईस्वी में 21वां भारतीय संविधान संशोधन होता है। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में ये तो होगी 15वीं नंबर की, उसके बाद में 3 भाषाओं का उल्लेख होता है। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं मित्रों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है, एक तो है कोंकणी, एक है मित्रों मणिपुरी, और एक है नेपाली। तो मित्रों ये 3 भाषाएं भारतीय संविधान में और जोड़ दी गई। और इनका उल्लेख कौन से संविधान के संशोधन के तहत होता है मित्रों, इसमें हमारे भारतीय संविधान में 71वां संशोधन होता है। कौन सा? 71वां संशोधन होता है। और यह संशोधन 1992 ईस्वी में होता है। तो हम कह सकते हैं कि 15 भाषाएं कब तक 67 तक रही, अब 1992 तक 15 से 18 भाषाएं हो गई। अब मित्रों 2002 में एक संविधान संशोधन और होता है, और वो संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन होता है। और इस 92वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 4 क्षेत्रीय भाषाओं को और समावेश किया गया। और वे क्षेत्रीय भाषाएं हमारे सामने हैं। एक तो है बोडो, एक है डोगरी, एक है संथाली, और एक है मैथिली। तो मित्रों इस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन होते रहे, और उन्हीं संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत 22 भाषाओं को अंगीकृत कर लिया गया। अब देखिए मित्रों, हम बात करें वर्तमान समय की। वर्तमान समय में हमारा ये राजस्थान जो स्टेट है या राजस्थान राज्य है, इन्होंने भी राजस्थानी भाषा को लेकर के संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा पाने के इस प्रकार से हमारा ये जो अनुच्छेद 344 है हमारे सामने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना करके हमारे सामने पेश करता है, जो हमारे सामने इस प्रकार से हैं। और ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्षेत्रीय बोली कौन सी संविधान के संशोधन के तहत संविधान में अंगीकृत की गई है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण ये अध्ययन बिंदु आपके सामने है। अब हम बात करेंगे अगले संविधान अनुच्छेद के आधार पर। अगला जो अनुच्छेद है मित्रों, वो अनुच्छेद अपना है 345 का जो अनुच्छेद है वो हमें क्या कहता है। अनुच्छेद 345 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि राज्य की भी विधानमंडल होंगी, या राज्य में जो विधानमंडल होंगी या विधान परिषदें होंगी, विधान मंडल होंगे और विधान परिषदें होंगी। तो मित्रों इस परिषद में वो कौन सी भाषा का उल्लेख करेगा या कौन सी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करेगा। तो मित्रों यह है 345 के अनुच्छेद के तहत ये बताया गया कि राज्य में भी अगर विधानमंडल चल रही है या विधानसभा चल रही है, तो उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसकी मुख्य भाषा पहली प्रायोरिटी मात्र हिंदी भाषा को ही रहेगी। तो इस प्रकार से 345 अनुच्छेद यह कहता है। अब हम बात करें अनुच्छेद 346 की। तो मित्रों अनुच्छेद 346 यह कहता है कि संघ में, मतलब एक तो हमारे ये संघ क्षेत्र है, संघ का मतलब ये केंद्र हो गया, और एक हो गया ये राज्य। इसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और वो एक भाषा हमारी हिंदी ही रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि संघ और राज्य के बीच में जो भी पत्राचार होगा या जो भी राजकीय आदेश होंगे वो हमारी हिंदी भाषा में ही होंगे। पहली प्रायोरिटी हम हिंदी भाषा को देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया, केवल एकमात्र महत्व दिया गया अपनी हिंदी भाषा को।
इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि अगर दो या दो से अधिक राज्य हिंदी भाषी के जो राज्य हैं वो अपना पत्राचार या पत्र व्यवहार या राजकीय जो कार्यों का उल्लेख है उनका आदान प्रदान केवल एकमात्र भाषा हिंदी में ही करें। तो मित्रों 346 अनुच्छेद यह कहता है। अब बात करें अनुच्छेद अनुच्छेद 347। तो 347 का अनुच्छेद मित्रों ये कहता है कि राज्य में जो बहुसंख्यक लोग हैं, या हम ये कहें कि अगर कोई राज्य में कोई एक बोली को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अधिक महत्व दे रहे हैं, तो राज्य की पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि राज्य सरकार उसी बोली का इस्तेमाल करे। यह 347 अनुच्छेद कहता है कि राज्य में अगर किसी एक बोली का मतलब जो दायरा है या बोली का जो क्षेत्र विस्तार है, उसी क्षेत्र विस्तार को राज्य पहली प्रायोरिटी दे। या हम ये कहें कि राज्य में जो बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा है उस भाषा को एक संपूर्ण राज्य में स्थापित करने पर विचार कर सकती है। लेकिन वो कब करेगी? राज्य सरकार लिखित में राष्ट्रपति को यह आदेश दे कि हम अपने राज्य में इस भाषा का व्यवहार करेंगे, तो ये संभव हो सकता है कि विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए अपने प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति उस भाषा को अपना आदेश दे सकती है। इस प्रकार से 347 अनुच्छेद हमारे सामने आता है। अब मित्रों हम बात करें अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 भाषा के बारे में यह कहता है कि संसद में जो भी कार्य होंगे या संसद से संबंधित जो भी कार्य होंगे, और वो मुख्य रूप से कौन से कार्य होंगे? मुख्य रूप से स्पेशलाइजेशन इन्होंने जोड़ दिया, या स्पेशल एक बात जोड़ दी कि जितने भी उच्चतम न्यायालय हैं और उच्चतम न्यायालयों के अधीन जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में रहेगी। लेकिन अंग्रेजी भाषा का भी एक अंग्रेजी भाषा की जो प्रतिलिपि है वो हिंदी में होनी चाहिए। कहने का मतलब पहली प्रायोरिटी उच्चतम न्यायालयों की किसकी रहेगी? अंग्रेजी भाषा की रहेगी। और उसके अधीन जितने भी न्यायालय हैं उनकी प्रायोरिटी हिंदी में रहेगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय उनसे अगर कोई आदेश मांगती है तो हिंदी में न देख करके अंग्रेजी में ही देगी। तो इस प्रकार की जो न्यायालय से संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी एक भाषा को लेकर के इस अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया है। अब मित्रों बात करें अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 हमारे सामने क्या कहता है? 349 अनुच्छेद यह कहता है कि भाषा में संशोधन किया जा सकता है। या भाषा में संशोधन हम किस प्रकार से करें? तो भाषा में संशोधन करने के लिए कोई विधेयक जारी किया जा सकता है, या हम ये कहें कि राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर भाषा में सुधार किया जा सकता है, या इस भाषा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 349 ये कहता है। अब बात करें हम अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 क्या कहता है मित्रों? 350 अनुच्छेद यह कहता है कि हमारे देश के जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, या भाषा के आधार पर जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं या जनता है, उनके हितों की रक्षा की जाए। अल्पसंख्यक लोग किस प्रकार की भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, उनकी भाषा या फिर उनकी बोलियों का भी ध्यान रखा जाए। तो मित्रों हमारे देश में बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक क्षेत्र से संबंधित हैं और उनकी बोलियां अलग अलग प्रकार की हैं, और उनकी बोलियों को संरक्षण प्रदान करने का यह दायित्व यह अनुच्छेद 350 जारी करता है। अब बात करते हैं हम अगला और अंतिम अनुच्छेद, और वो अंतिम अनुच्छेद अपना है 351। अनुच्छेद 351 हमें यह आदेश देता है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए, और प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें, और प्रचार प्रसार करने का दायित्व केवल राज्य सरकार और
केंद्र सरकार समय समय पर कठोर कदम उठाती रहेगी। तो कहने का मतलब 351 अनुच्छेद यह कहता है कि हिंदी के लिए हम या हिंदी भाषा को और ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए या संपूर्ण देश में एक भाषा को कायम रखने के लिए हम हिंदी का किस प्रकार से प्रचार करें, किस प्रकार से हम प्रचार करें। तो मित्रों, यही अनुच्छेद हमें यह कहता है कि यूपीएससी के द्वारा जारी होने वाले जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होती हैं, या हम ये कहें कि यूपीएससी हमारे देश में एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाएगी, जैसे आईएएस की एग्ज़ाम होती है या आईपीएस की एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम में एक विशेष प्रश्न पत्र का आयोजन किया गया है, और वो विशेष प्रश्न पत्र हिंदी के रूप में भी है। और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए यह कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका प्रयोग किया जाने लग गया है। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि 351 का जो अनुच्छेद है, 351 का जो अनुच्छेद है, वो हिंदी भाषा को अधिक उन्नति तक पहुंचाने का आदेश जारी करता है, तो पूर्ण बन जाती है। तो प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में हमसे इनसे संबंधित 2 या 3 प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आशा करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि यह आप अच्छी तरह से तैयार करके कंपटीशन एग्ज़ाम तक जाने का प्रयास करें। और इसी के साथ साथ मैं इस टॉपिक से शुक्रिया चाहूँगा। धन्यवाद।